पास क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, मतलब जो हमारे पास ईयर की इन्फेक्शन है वो क्रॉनिकली हमारे पास हो चुकी हुई है। इसके अंदर मोस्टली हमारे पास जो बैक्टीरिया आता है वो हमारे पास होता है क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के अंदर जो सबसे सारे बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास होता है सूडोमोनास। ठीक है, अगर हमारे पास एमसीक्यू आएगा तो हमारे पास क्रॉनिक सुपरेटिव कराने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो सूडोमोनास होता है। अब ना हमारे पास के दो टाइप होती हैं, एक होती है ट्यूबोटम्पैनिक, होती है अटिकोएंट्रल। जो ट्यूबोटम्पैनिक है ये इंफीरियर पार्ट पे अकर होती है और ये सेंट्रल परफोरेशन करवाती है। अटिको एंट्रल जो है वो पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट पे करवा रही होती है और ये हमारे पास जो होती है ना परफोरेशन करवाती है, और ये हमारे पास पेरिफेरल परफोरेशन होती है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है और ये वाली इतनी डेंजरस नहीं है, ये सेफ है। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्यूबोटम्पैनिक और अटिको एंट्रल में हमने थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना है। ये हमने कहा इंटीरियर इन्फीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, सेंट्रल परफोरेशन, ये हमारे पास पेरिफेरल परफोरेशन, ये सेफ, ये अनसेफ। दोनों में म्यूकोजा की हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है, यहाँ पे म्यूकोजा अगर एक्टिव इन्फेक्शन है तो वो रेड होगा, वरना वो पेल ही होगा। यहाँ पे हमारे पास जो वो रेड कलर का होगा। पॉलिप्स यहाँ पे आमतौर पे पेल कलर के होते हैं, यहाँ पे हमारे पास पॉलिप्स जो होंगे वो रेडिश कलर के होंगे। इसमें क्लेस्ट्रियोटोमा नहीं है, इसमें क्लेस्ट्रियोटोमा है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेनुलेशन एज सच नहीं हुई होती, यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेनुलेशन कॉमन होती है। ठीक है, इधर कॉम्प्लिकेशंस कम होती है, इधर कॉम्प्लिकेशन हमारे पास जो वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इधर फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज नहीं है, ये क्लेस्ट्रियोटोमा से नहीं है, बोन की ओरिजिन नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास जो फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज है। और ये देखें, ये जो हमारे पास एंटीरियर इन्फीरियर जो है ये यहाँ पर, ये वाला क्लेस्ट्रियोटोमा जो वो यहाँ पे बनेगा इंटीरियर इन्फीरियर पार्ट के ऊपर, और ये वाला क्लेस्ट्रियोटोमा अगर ईयर की हम लोग पूरी मेम्ब्रेन लेते हैं टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, तो ये उसके यहाँ पे पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट के ऊपर जो है वो जाके बनता है। ठीक है, मतलब इसकी परफोरेशन जो यहाँ पे पोस्टीरियर सुपीरियर पे होती है और इसकी इंटीरियर इन्फीरियर पे होती है, तो यहाँ पे लेस कॉम्प्लिकेशन आती है। वैसे भी इंटीरियर इन्फीरियर वीक होती है, इधर कम स्ट्रक्चर होते हैं, तो अगर हमने खुद भी कोई इंसीजन देनी है तो हम इंटीरियर इन्फीरियर पर दे देते हैं, जैसे हम लोग मेरिंगोटोमी वगैरह के अंदर देते हैं इंसीजन्स। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ये जो है इसके अल्टरनेटिव जो क्लासिफिकेशन है क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें लिखी हुई हैं। उसने कहा इसके दो टाइप्स हैं, एक म्यूकोजल टाइप है, एक स्केमोजल टाइप है। म्यूकोजल जिसमें सिर्फ उसे म्यूकोजा को जो है वो इन्वेट किया हुआ है। अब म्यूकोजा को किसने इन्वेट किया हुआ है, और ना उसने हमारे पास जो एपिथेलियम है, मतलब जो स्केमस है एपिथेलियम, उसको इन्वेट नहीं किया हुआ, तो वो हमारे पास कौन सी टर्ली टाइप है, ट्यूबोटम्पैनिक वाली। और जो अटिको एंट्रल है वो स्केमोजल टाइप है, और इसने हमारे पास जो वो ऊपर से स्केमस एपिथेलियम उसको भी किया हुआ है। अब ना हमारे पास जो म्यूकोजल और स्केमोजल है टाइप, वो हमारे पास अब एक्टिव भी हो सकती हैं, इनएक्टिव भी हो सकती हैं। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है म्यूकोजल टाइप है, ठीक है, कन्फाइंड है सिर्फ उसे मिडल ईयर के म्यूकोजा तक, स्केमस को उसने इन्वेड नहीं किया हुआ। ये सारा जो उसने लिखा हुआ है ये उसमें ये उसका जो है हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जो हमारे पास कहते हैं कि म्यूकोजल टाइप में अगर हमारे पास एक्टिव भी हो सकती है, इनएक्टिव भी हो सकती है। एक्टिव कब हो गई, जब सिर्फ परफोरेशन है टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर। इनएक्टिव जो है, इनएक्टिव कब होती है वो, जब टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन में सिर्फ परफोरेशन है। एक्टिव कब होगी, जब परफोरेशन है और साथ में डिस्चार्ज भी है। हमने कहा म्यूकोजल टाइप जो है वो सिर्फ म्यूकोजा को इन्वेट करती है, वो ऊपर से स्केमस एपिथेलियम को इन्वेट नहीं करती है। और जो म्यूकोजल टाइप है ये हमारे पास एक्टिव भी हो सकती है, इनएक्टिव भी हो सकती है। एक्टिव है, इनएक्टिव है, दोनों में टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन में तो परफोरेशन है ही। डिफरेंस इतना है कि एक्टिव में डिस्चार्ज आ रहा है, इनएक्टिव में डिस्चार्ज जो है वो नहीं आ रहा। सेम गोज विद स्केमोजल टाइप, यहाँ पे लिखा हुआ है स्केमोजल में हमारे पास जो स्केमस है वो भी इन्वेड हुआ है, ठीक है, एपिथेलियम। डिफरेंस हमारे पास दोनों में क्या है कि जो स्केमोजल टाइप के अंदर एक्टिव है और इनएक्टिव है, दोनों के अंदर हमारे पास जो है वो टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर रिट्रैक्शन पॉकेट्स, जैसे मैंने लिखा हुआ है टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन और रिट्रैक्शन पॉकेट हुई हुई है। डिफरेंस क्या है, एक जो इनएक्टिव है उसमें क्लेस्ट्रियोटोमा नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत कैरेटिन डेब्रिज है। जो एक्टिव है उसमें हमारे पास प्रॉपर क्लेस्ट्रियोटोमा है, वहाँ पे जो डैमेज वगैरह वो प्रॉपर हुआ हुआ है। अब हम देख लेते हैं ट्यूबोटम्पैनिक टाइप। ट्यूबोटम्पैनिक टाइप का अच्छा हमेशा सिनेरियो ऐसे आता है कि पहले तो आपको ना वहीं से पता चल जाएगा जब वो लॉन्ग हिस्ट्री बताएगा पेशेंट की। पहले हमने जो भी मिडिल ईयर की डिजीज़ की है ना उसमें वो हमने देखा है कि वो एक्यूट है, तो उसमें पेशेंट की हिस्ट्री शॉर्ट है। तो पहली बात वो ये बता देगा कि पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो लॉन्ग है। दूसरी बात आप यहाँ से देख लोगे कि पेशेंट को ईयर डिस्चार्ज वगैरह आ रहा है, तो जब सारे एक्यूट वाले आप उसको जो वो अंदर से एक्यूट वालों को आप निकाल दोगे अंदर से, तो फिर क्रॉनिक वाले दो ही रह जाएंगे। और अगर फॉल स्मेलिंग नहीं है तो पता चल गया कि ये ट्यूबोटम्पैनिक टाइप है। क्या हो सकता है आपको पहले के जो सिक्वेली ऑफ एक्यूट जो ओटाइटिस मीडिया वो, मतलब वो ओटाइटिस मीडिया आपको पहले एक्यूट हुआ, वो आपने प्रॉपर तरह से उसको नहीं ठीक किया, वही क्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया, या टॉन्सल्स की, एडिनॉइड की, साइनस की इन्फेक्शन है, या फिर हमारे पास कोई एलर्जिक रिएक्शन उसकी वजह से हो सकता है, किसी भी एलर्जी की वजह से। अब पैथोजेनेसिस हमारे पास क्या होती है, हमें पता है कि ये म्यूकोजल टाइप है, इंटीरियर इन्फीरियर पार्ट के ऊपर हमारे पास कर देती है, सब वही बातें हैं। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें पैथोजेनेसिस के 6 स्टेप्स हैं। पहले इनको याद रखना है, PMP, ठीक है, परफोरेशन है पास्ट टेंसा में। म्यूकोजा के अंदर हमारे पास जो है वो मिडल ईयर का म्यूकोजा इन्वॉल्व है। पॉलिप्स है, परफोरेशन हुई है हमारे पास, मतलब जैसे हमने पहले पढ़ लिया कि सेंट्रल परफोरेशन है, हमें पता है, ठीक है। मिडल ईयर का म्यूकोजा जो है उसने कहा कि जब हमारे पास जो है ना इन्फेक्शन एक्टिव होती है तो ये रेड एडिमेटियस हो जाता है, वैसे ही हमारे पास पेल कलर का होता है, ठीक है। और जो पॉलिप्स हैं, पॉलिप्स में पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है एडिमे मतलब पॉलिप्स जो है स्मूथ मास है, हमें पता है ना कि प्रोट्यूजन्स होती हैं, आउट ग्रोथ होती है म्यूकोजा की, और ये हमारे पास यूजुअली पेल कलर की हैं यहाँ पे,
ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट के वो पिंक फ्लैशी जो टिको एंट्रल टाइप में, यहाँ पे पेल कलर के। देन फिर वही अगेन ऑसिकल्स की नेक्रोसिस, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन की सेक्लेरोसिस एंड देन फाइब्रोसिस। ऑसिकल्स की नेक्रोसिस हो जाती है, स्पेशली किसकी होगी, सबसे पहले जो है वो लॉन्ग प्रोसेस अपनी इनकस की होती है और ये एमसीक्यूज है। टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन की सेक्लेरोसिस हो जाएगी, हाइलाइनाइजेशन हो जाएगी वहाँ पे सारे, हियरिंग लॉस होगा, देन फाइब्रोसिस वगैरह जब ये रिजॉल्व होने की तरफ आ जाएगा। बैक्टीरिया सबसे पहले हमारे पास कौन सा इन्वॉल्व है, मैंने पहले बताया सूडोमोनास एरिजिनोसा है, उसके अलावा प्रोटियस है, इकोलाई है, स्टेफोरीज है और भी बैक्टीरिया हैं। देन फिर हमारे पास आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। सबसे पहले एक क्लिनिकल फीचर है ईयर डिस्चार्ज, कि हमारे पास फ्लूरेंट या म्यूको फ्लूरेंट जो ईयर में से डिस्चार्ज है वो आ रहा है, परसिस्टेंट डिस्चार्ज है। दूसरा हमारे पास क्या है, हेयरिंग लॉस। अच्छा, इसमें ना हमारे पास क्योंकि मिडिल ईयर की इन्फेक्शन है तो हमारे पास हेयरिंग लॉस जो होगा वो कंडक्टिव टाइप ही होगा, ठीक है। और लेकिन कंडक्टिव टाइप हेयरिंग लॉस हमारे पास कभी 50 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होता है। जैसे हमने कहा था कि जो सीरियस ओटाइटिस मीडिया था उस पर 20 to 40 डेसिबल से आगे नहीं जाता था, उससे बाद में हमें 20-40 डेसिबल से जब हम ऊंची साउंड होते थे तो हमें सुनाई देती थी। यहाँ पे 50 डेसिबल जो था उस यहाँ तक एक्सीड करता है, लेकिन इससे ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी की साउंड है वो हमें सुनाई देंगी। एक और चीज़ होती है, हम कहते हैं राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट। ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली लोग कहते हैं कि जब ना उनका ईयर जो है वो डिस्चार्ज से गीला है, ठीक है, वेट है, तो तब उनको सही सुन रहा है। जब उनका ईयर प्रॉपर ड्राई है तब नहीं उनको सही सुन रहा। रीज़न क्या है, जबकि देखा जाए तो डिस्चार्ज तो एक बुरी चीज़ है ना, तो इसके अंदर तो हमारे पास हियरिंग ज़्यादा अफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नॉर्मली परफोरेशन से ना हमारे पास राउंड विंडो ओवल विंडो जो है दोनों अफेक्ट हुई हैं। तो हमारे पास जब भी साउंड जाएगी तो वो हमारे पास अगर ईयर अब जो है वो ड्राई है तो वो उसने लिखा हुआ है यहाँ पे कि उसके इन ड्राई ईयर विद परफोरेशन साउंड वेव स्ट्राइक करेंगे दोनों को, राउंड विंडो ओवल विंडो को, और वो जो उसका अफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा आपस में, जिसकी वजह से पेशेंट को हियरिंग नहीं होगी। लेकिन अगर एक वाली विंडो जो है उसको डिस्चार्ज ने कवर कर दिया है तो अब वहाँ पे साउंड वेव स्ट्राइक नहीं करेगी राउंड विंडो पे, उसको डिस्चार्ज ने कवर कर दिया हुआ है। तो हमारे पास ये जो कैंसिलिंग इफेक्ट था हमारे पास नॉइस का वो नहीं होगा। जब नॉइस का कैंसिलिंग इफेक्ट नहीं होगा तो हमें जो नॉइस वो प्रॉपर वहाँ पे सुनाई देगी, मतलब जितनी भी है वो सुनाई देगी। बाकी हमारे पास जो परफोरेशन वहाँ पे हुई है ये वैसे जैसे पहले बताया था सेंट्रल परफोरेशन है, म्यूकोजा यूजली पेल पिंक कलर का हुआ है, ठीक है, और ओकेजनली हमें पॉलिप्स भी मिलते हैं। उसके बाद असेसमेंट जो हमने अंडर माइक्रोस्कोप देख लेनी है कि वहाँ पे हमारे पास जो ऑसिकल्स की चेन को देख लेना है, टाइम्पेनिक स्क्लेरोसिस हुई है, उसके अलावा हमने एडिशंस देख लेनी है, कोई डिस्चार्ज है, ये सब ना मतलब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं वो है। बात उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑडियोग्राम टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं। बाकी एक्सरे जो हमने मेस्टॉइड का करवा लेना और हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन करवाना है टेम्पोरल बोन का, वो ना हमें ये बताता है कि बोन के अंदर अभी हमारे पास कोई भी किस्म का जो डिस्ट्रक्शन है वो नहीं हुई हुई। ट्यूबर टाइम्पेनिक में किसी भी किस्म की बोन डिस्ट्रक्शन जो है वो नहीं होती है। हाँ, क्लाउडिंग हुई होती है जो मेस्टॉइड के अंदर एयर सेल्स होते हैं उनकी, क्योंकि अगर बोन की डिस्ट्रक्शन होगी फिर तो फॉल्स मैनिंग आने लग पड़ी ना, तो ये फॉल्स मैनिंग तो है नहीं, बोन की डिस्ट्रक्शन से बस हमारे पास टिको एंट्रल टाइप में होनी है। ट्रीटमेंट हम इसके अंदर क्या करवाते हैं, एक तो सबसे पहले हमने इन्फेक्शन को कंट्रोल करवाना है। सबसे पहले ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा ना पस है, डिस्चार्ज है, तो वो हमें ऑरल टॉयलेटिंग करवानी है। फिर हमने ईयर ड्रॉप्स देने हैं। ड्रॉप्स में मोस्टली ये देखें जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, हमने एंटीबायोटिक के ड्रॉप्स हैं, साथ में स्टीरॉइड्स के ड्रॉप है ताकि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो है वहाँ पे प्रोड्यूस हो सके। और ड्रॉप हमें कहने हैं पेशेंट जो है वो लेट जाए और जिस कान में हमने ड्रॉप डालना है वो कान जो है वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। उसके बाद फिर एंटीबायोटिक का हमने ड्रॉप जो है वो डाल देना है और बाद में हमने जो है वो सोल्यूशन जो है वो हमने ऐसे कोशिश करनी है कि वो कान के जो है बिल्कुल मिडल ईयर के अंदर तक जो है पहुंच जाए। 3 to 4 टाइम्स जो है वो हमने दिन में करना होता है। और एसिडिक पीएच जो है वो उसके बाद हेल्प टू एलिमिनेट सूडोमोनास इन्फेक्शन, क्योंकि जब हम ये ड्रॉप्स डालेंगे तो वहाँ पे एसिडिक पीएच आ जाएगी, वो सूडोमोनास इन्फेक्शन को एलिमिनेट कर देगी। और उसके बाद इरीगेट भी करवा देना होता है, ये देखें एसिटिक एसिड के साथ, क्योंकि एसिडिक पीएच जो है वो बैक्टीरिया को एलिमिनेट करवा रही है। उसके अलावा हम लोग क्या करवा सकते हैं, सिस्टेमिक है तो हमने ड्रॉप्स की फॉर्म में एंटीबायोटिक्स दे देना, टॉपिकल सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। बाकी प्रिकॉशन ये कि अपने जो है वो अवॉइड करना होता है हमारे पास, मतलब पेशेंट को कहना है कि कीप वाटर आउट। जब भी आप नहा रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, हेयर वॉश वगैरह कर रहे हो तो कान में पानी जाने नहीं देना। ये सब प्रिकॉशंस जो हमने करनी होती हैं। हार्ड ब्लोइंग ऑफ नोज जो है वो हमने जो है वो प्रिवेंट करनी है कि नाक को बहुत ज़ोर ज़ोर से जैसे लोग नाक को साफ करते वक्त करते हैं वो ब्लो नहीं करनी। उसके अलावा साथ में हम लोग क्या करना है कि अगर हमारे पास कोई और दूसरे कॉज हैं, टॉन्सल्स है, एडिनॉइड्स है, हमने कहा ना पहले भी पढ़ा कि इनकी वजह से भी हो सकता है, कोई एलर्जी है तो पहले उन सबको हमने जो है वो ठीक करवाना है। बाकी अगर हमारे पास जो पॉलिप्स हैं, कोई ग्रेनुलेशन वहाँ पे हुई हुई है, ठीक है, तो पहले उसको जो है वो रिमूव करवाना है। और पॉलिप्स को कभी भी हम उनकी एवल्जन नहीं करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम एवल्जन करवाएंगे तो साथ में हो सकता है स्टेपिस, फेशियल नर्व वगैरह, ये भी हमारे पास जो है डैमेज होने का खतरा हो। बाकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है यूजली ना। अच्छा, इसमें नेक्स्ट भी एक टेबल प्रॉपर बना हुआ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उन्होंने कहा होता है कि 2 तरह से ना हम सर्जरीज करवाते हैं, मतलब 2 तरह के सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। एक अगर हमारे पास जो ईयर वो ड्राई है और एक अगर हमारे पास जो ईयर वो वेट है। अगर तो ड्राई है तो हम यहाँ पे करवाएंगे, या तो मरिंगोप्लास्टी करवा देंगे या फिर टेम्पेनोप्लास्टी करवा देंगे इफ़ ईयर इज़ ड्राई। अगर ईयर जो है वो वेट है तो फिर हम लोग क्या करवा देते हैं, टेम्पेनोप्लास्टी करवाते हैं। देख लेते हैं साथ में कि हमने मेस्टोइडेक्टमी करवानी है या नहीं करवानी, ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास इसका सारा होता है।